हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे माय जर्नी इन रेलवे। मेरी जर्नी जो रेलवे में शुरू हुई उसके बारे में काफ़ी लोगों ने मुझसे डिस्कस किया कि आपसे उसके बारे में बताइए कि आपकी रेलवे में जर्नी कैसी रही। तो इनिशियली जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रेनिंग मैंने ज्वाइन की और उसके बाद मेरा लीन चूँकि ईस्टर्न रेलवे था, तो मैंने ईस्टर्न रेलवे में जो है हेडक्वार्टर में रिपोर्ट किया और मेरी इनिशियल पोस्टिंग हुई एई रनिंग सियालदा। ये रनिंग जो है इट इज़ ये एक्चुअली टीआरडी की पोस्ट है, इसको आप कह सकते हैं एई टीआरडी सियालदा। तो इनिशियल पोस्टिंग थी एई टीआरडी सियालदा में, और वहाँ का जो जॉब था वो काफ़ी टफ़ था। और चूँकि आप जानते हैं कि सियालदा में बहुत सारी लोकल ट्रेन्स चलती हैं और लोकल ट्रेन दिन भर चलती हैं, तो दिन में ओएचई के मेंटेनेंस के लिए कोई टाइम ही नहीं मिलता था। और सारा जो भी आपका ओएचई का मेंटेनेंस था, जो ओवरहेड इक्विपमेंट्स का, वो रात में होता था। रात में 12 से 4 बजे जबकि लोकल ट्रेन चलना बंद होती थी, उसी दौरान सारा मेंटेनेंस होता था। तो मेजर एक्टिविटी थी वो सब रात में थी, और रात में हम लोगों को जाना पड़ता था जो कि ओएचई मेंटेनेंस का काम देखने के लिए कभी कभी। और दिन में भी ज़्यादातर फील्ड विजिट्स थी। ऑफिस में टीआरडी में बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, मेजर फील्ड में होता है। सो इट्स टफ जॉब। और चूँकि लोकल ट्रेन से चलती हैं तो आप उसमें जानते हैं कि 3-4 पेंटो होते हैं। पेंटोग्राफ वो होता है जिससे कि आप करंट कलेक्ट करते हैं ऊपर से कॉन्टैक्ट वायर से। तो उसमें 4 होते हैं और डेली चलती हैं, तो उसमें कॉन्टैक्ट वायर का जो वियर एंड टियर है, घिसाव है, वो ज़्यादा होता है। तो उसके चलते उसमें ज़्यादा मेंटेनेंस की भी ज़रूरत होती है। तो चूँकि मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी और बहुत ज़्यादा इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट रहता था, तो काफ़ी ज़्यादा टफ़ जॉब था। और ज़्यादातर जो है चूँकि कलकत्ता में पोस्टिंग थी, तो मेजर मेरा जो स्टाफ था वो बंगाली था और वो बंगाली बोलता था। मॉर्निंग में जाके आप पोजीशन लीजिए टीपीसी में, और उसके बाद जो है ज़्यादातर तो लोग जब बताते थे कोई पोजीशन तो बंगाली में बताने लगते थे। देन आई हैव टू टोल्ड कि भाई मुझे बंगाली नहीं आती है, आप मुझे हिंदी में बताइए। तब वो हिंदी में जो है उसको एक्सप्लेन करते थे। और हम 3 एई थे, जिसमें कि मैं डायरेक्ट गया था और बाकी 2 प्रोमोटी थे, और उनके सेक्शंस बटे हुए थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा सा हेक्टिक जॉब था और काफ़ी टफ़ था। और वहाँ पर मुझे याद आता है ड्यूरिंग दैट पोस्टिंग एक ब्रेकडाउन हो गया था, जिसमें कि एक मेमू ट्रेन थी, मतलब जो लोकल ट्रेन होती है, और उसमें ट्रैक धंस गया था। तो वो ट्रेन जो है उसमें धंस गई थी, और उसके बाद उसको खींचा, तो खींचने के क्रम में वो डिरेल हो गई। तो उस साइट को मैंने अटेंड किया था, और एक्सीडेंट साइट पे मैं देख रहा था कि हम लोग शाम में करीब 6 बजे पहुँचे थे, और पूरा रात जो है उसका रेस्टोरेशन का काम चला था। मॉर्निंग 10 बज गया था, लेकिन तब तक भी जो है हम लोग वहाँ से रिलीव नहीं हो पाए थे। सो हम लोग जो है सुबह फिर आए, शाम में फिर हमको जाना पड़ा वहाँ पर साइट पर। सो कभी कभी ऐसा होता है। एक बार और कालका मिल का जो एक्सीडेंट हुआ था, तब भी मैं करीब 48 आवर्स कंटिन्यूस साइट पे रहा था, बल्कि इट्स मोर देन 48 आवर्स, जो कि कंटिन्यूस साइट पे हमको रहना पड़ा था, रात और दिन, बिना एक ही कपड़ों में, बिना किसी चेंज के, बिना किसी जो है वहाँ पे बैठने के लिए भी जगह नहीं थी, पूरे खड़े होके। सो हेक्टिक लाइफ्स रेलवे में कभी कभी आती हैं जब इस तरह के कोई सीन होते हैं, और उसके लिए हमको मेंटली और फिजिकली बहुत तरीके से प्रिपेयर भी रहना चाहिए अगर हम रेलवे में आ रहे हैं। तो ये तो था मेरा वहाँ का जॉब, जो कि थोड़ा समय मेरी वहाँ पोस्टिंग रही थी। उसके बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया था जमालपुर वर्कशॉप में। तो जमालपुर वर्कशॉप में चूँकि वर्कशॉप थी, तो वहाँ पर रात में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, या रात का कोई इस तरह का हेक्टिक जॉब नहीं था। दिन में था, लेकिन मॉर्निंग में 8 बजे वर्कशॉप जाना होता था। 8 बजे से मीटिंग होती थी। 8 बजे जाने के लिए आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि सुबह आपको मॉर्निंग में 6 बजे उठना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, तभी आप 8 बजे पहुंच पाएंगे। तो वहाँ पे 8 बजे हम लोग जाते थे, वहाँ पे एक मीटिंग होती थी, और उसके बाद जो है हम लोग पूरा वर्कशॉप घूमते थे, एक राउंड लेते थे। और उसके बाद जो है हम लोगों का वर्कशॉप में राउंड लेने के बाद हम लोग चैम्बर में आते थे 10-11 बजे। उसके बाद चैम्बर में वर्क करते थे, और आफ्टर डैट करीब 1-1:30 बजे हम लोग लंच के लिए जाते थे, और 3 बजे वापस आ जाते थे। और 3 बजे से फिर हम लोग फाइल्स वर्क्स और जो भी ऑफिस के वर्क्स होते थे वो हम लोग निपटाते थे। तो करीब 5-6 बजे छूटते थे। उसके बाद हम लोग
शाम में मैं क्लब जाता था खेलने, तो काफ़ी बिजी था वहाँ पे भी लाइफ का शेड्यूल। और वहाँ पर क्या था कि सैटरडे भी वर्किंग होती थी हाफ डे, तो सैटरडे भी हम लोग जाते थे। और उसके साथ साथ वहाँ पे सैटरडे आफ्टरनून और संडे मॉर्निंग, क्योंकि गोल्फ़ का ग्राउंड था जमालपुर में और सभी लोग गोल्फ़ खेलते थे, तो हम लोग गोल्फ़ भी खेला करते थे। और मैं भी 2.5 साल जो वहाँ रहा हूँ काफ़ी गोल्फ़ खेला हूँ, तो वो एक अच्छा वहाँ पे था। गोल्फ़ के टूर्नामेंट्स भी होते रहते थे समय समय पे। और सभी लोग, चूँकि जमालपुर में और कोई एक्टिविटी थी नहीं, ना मार्केट में कोई एक्टिविटी थी, ना बाज़ार में कोई आपका कोई मूवी थी, ना कुछ आप देख सकते, ना कोई आउटिंग कर सकते। ज़्यादातर लोग जो गोल्फ़ में ही समय बिताते, तो गोल्फ़ में काफ़ी अच्छा टाइम पास होता था, पार्टी वगैरह होती थी। तो ओवरऑल लाइफ जो है वो वहाँ पे बहुत अच्छी थी, देखा जाए रेलवे के अंदर। और जमालपुर में जो मेनली चैलेंजेस थे वो ये थे कि जब मैंने जमालपुर वर्कशॉप ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे केबल की बहुत शॉर्टेज थी। कोई भी प्रोजेक्ट कराना होता था तो मैं देखता था कि केबल जो है वो नहीं है, मतलब सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, सब कुछ है, लेकिन केबल के कारण काम जो है वो रुका हुआ है। तो मेरा एक चैलेंज तो ये था कि केबल को मैं सप्लाई को सही करूं, और मैंने उसकी दिशा में काफ़ी काम किया। मैंने जो है केबल का इशू, जो लोग सुपरवाइजर से एक काम का आया किसी दूसरे में लगा दिया, या उस तरह का कई बार कई जगह ले गए और यूज कर लिया, और फिर पता चला कि काम रुक गया। उस तरह का मिसयूज बहुत करते थे, तो उस पर मैंने कंट्रोल किया। मैं बेसिकली जो है इस काम में मैंने कहा कि मेरी परमिशन के बिना कोई भी केबल जो है किसी को इशू नहीं होगा, जो जिस काम के लिए आया उसी काम में यूज होगा। और उसमें मैंने केबल की काफ़ी सारी इंडेंट्स प्लेस करवाई। तो जब मैं वहाँ से निकला जमालपुर वर्कशॉप से 2.5 साल बाद, तो वहाँ पे सभी साइज़ की केबल्स जो हैं वो एम्पल क्वांटिटी में अवेलेबल थी, और इस तरह की सारी कोई शॉर्टेज नहीं थी। तो एक तो ये चैलेंज था जो कि फिनिश हुआ, उससे काम सब टाइम से कंप्लीट होने लगे। सेकेंडली जब मैं वहाँ पे गया था, तो वहाँ पे जो था, वहाँ पे पावर फैक्टर जो है बहुत कम आ रहा था। ये पावर फैक्टर जो है 0.4 0.5 के करीब पावर फैक्टर था। और हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बिजली लेते थे, उसको पेनल्टी के रूप में जो है करीब करीब 1 करोड़ रुपए हर जो है भुगतान कर रहे थे हम लोग हर साल का एक्स्ट्रा। तो उसमें जो है मैंने उसमें एक इनिशिएटिव लिया। 1 करोड़ रुपए महीने का भुगतान कर रहे थे हम लोग, इनफैक्ट तो करीब 10-12 करोड़ रुपए का भुगतान पेनल्टी का हो रहा था। तो वहाँ मैंने इनिशिएटिव लिया, जहाँ मैंने कैपेसिटर बैंक्स वगैरह इंस्टॉल करवाए, और देखा कि किन किन कारणों से पावर फैक्टर जो है वो हम लोगों का ड्रॉप हो रहा है। और आफ्टर इंस्टॉलेशंस ऑफ कैपेसिटर बैंक्स, और जहाँ भी हम लोगों की जो और इनिशिएटिव्स लिए हम लोगों ने, जो कि पावर फैक्टर लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो एक समय ऐसा आ गया था कि मेरे टाइम पे ही पावर फैक्टर हमारा 0.9 से ऊपर चला गया था, और हम लोगों की पेनल्टी 0 हो गई थी, और हम लोगों की जो सेविंग्स थी वो करीब करीब जो है 8-10 करोड़ रुपए की होने लगी थी। तो ये एक बहुत बड़ा एक जो इम्प्रूवमेंट था, वहाँ पे अचीवमेंट था जो मेरे टाइम में हुआ। उसके बाद जो है वहाँ पे एक हम लोगों का एक वहाँ पे विचित्र व्यवस्था थी पानी की सप्लाई की। जो हम लोग कॉलोनी की लाइटिंग भी देखते थे, कॉलोनी की लाइटिंग में भी एक वहाँ पे जो है चोरी बहुत होती थी ओवरहेड तार से। तो उस तरह के जो लोग कांटा लगा के ओवरहेड तार से चोरी करते थे, उसको रोकने के लिए हमने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए। काफ़ी जगह हमने ओवरहेड जो लाइन्स थी उनको अंडरग्राउंड केबल में कन्वर्ट किया, और जो हमने अपने नए पैनल्स वगैरह लगवाए, उससे जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। उसके बाद वहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम थी कि पानी जो है वो मुंगेर से आता था। मुंगेर वहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर था। तो उस 10 किलोमीटर के पाथ में जो है हम लोगों का वहाँ पे मुंगेर में एक जहाज़ था। वो एक अपने आप में एक यूनिक अरेंजमेंट था। तो एक जहाज़ था पानी का, और उस जहाज़ पे जो है हमारी मोटर्स लगी हुई थी और पानी की, और पंप लगे हुए थे, और उसके साथ ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ था, और एचटी सप्लाई जो है हम लोग 11 केवी की वहाँ पे ले गए थे। तो गंगा का पानी के मूवमेंट के हिसाब से हम लोगों को जो अपना जहाज़ था पानी का, जो जिसको हम पैंटून बोलते थे, उसको शिफ्ट करना पड़ता था। अगर गंगा में पानी का लेवल नीचे चला गया तो हम लोग उसको और अंदर ले जाते थे जहाज़ को, और जब पानी बढ़ जाता था तो हम लोग थोड़ा किनारे लाते थे। तो ये मूवमेंट जो है ये होता था, और इसमें हमको 11 केवी की जो ओवरहेड लाइन थी वो भी शिफ्ट करनी होती थी, और जो इंजीनियरिंग वाले थे उनको अपनी पाइपलाइन शिफ्ट करनी पड़ती थी। तो ये अपने आप में एक यूनिक अरेंजमेंट था। और वो जहाज़ जो है वो भी ड्राई डॉकिंग के लिए हर 4 साल पे जाता था। तो जब वो जाता था, कलकत्ता में ड्राई डॉकिंग होती थी, तो वो जहाज़ हम लोग भेजते थे, कॉन्ट्रैक्ट होता था उसका, जिसमें कि जहाज़ जाता था, और जब वो जहाज़ जाता था तो उसका जितना भी मोटर्स वगैरह होती थी, ट्रांसफार्मर,
वो हम लोग दूसरा जहाज़ था उस पर ट्रांसफ़र करते थे, और फिर जो है उसकी टाइट ओपनिंग होके आती थी, और फिर उसके बाद जो है जब इसका टाइम आ जाता था, हर 4 साल पे होती थी, तो इसको फिर से ट्रांसफ़र करते थे। तो अपने आप में एक यूनिक अरेंजमेंट था, क्योंकि जमालपुर में पानी की सप्लाई है नहीं, तो मुंगेर की गंगा से पानी आता था और उसका यही प्रोसेस था। तो ये एक यूनिक जो वर्किंग थी, इसमें मुझे काम करने का मौका मिला, तो उसके बारे में मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि उसके बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उसके बाद जो है हम वहाँ से जो है जमालपुर में मेरा मेनली जूनियर स्केल मेरा वहीं पे कंप्लीट हो गया, और वहाँ पे मैंने इंडिपेंडेंटली भी काफ़ी काम किया। बहुत सारे वहाँ पे प्रोजेक्ट थे जो कंप्लीट कराए। फिर वहाँ कंटेनर वैगन का मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने वाला था, तो उसके रिलेटेड काम किए। कॉलोनी की लाइटिंग्स बहुत इम्प्रूव हुई। उसके अलावा पावर सप्लाई अरेंजमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया हम लोगों ने। हम लोगों ने पैनल्स लगाए, और हम लोग चूँकि इरमी का मेंटेनेंस भी कर रहे थे, जो मैकेनिकल का इंस्टीट्यूट है, तो उसका जो है जिमखाना में हम लोगों ने जो वहाँ पे मैकेनिकल का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे भी जो न्यू रिवायरिंग किया, और उसके बाद नए सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स जो भी थे इंस्टॉल किए, और सारे स्विचेस वगैरह सब नए लगाए। तो ओवरऑल बहुत अच्छा वहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर था, और काम करने में मुझे बहुत मज़ा भी आया वहाँ, और मेरी अच्छी पोस्टिंग रही। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मैं वहाँ से एनसीआर में आ गया, और एनसीआर में मेरा ट्रांसफ़र हुआ जो है जब मैंने ज्वाइन किया, तो इलाहाबाद हेडक्वार्टर रिपोर्ट किया, और मेरी इनिशियल पोस्टिंग जो थी वो टीआरडी में इटावा में हुई। चूँकि मेरा प्रमोशन आने वाला था, मैं डिवीजनल इंजीनियर का, तो मैंने जो है रिक्वेस्ट भी किया कि इटावा में नहीं है वहाँ डी का पोस्ट, लेकिन चूँकि मेरी पोस्टिंग वहाँ हो ही गई थी यही में, तो मैंने वहाँ पे काम अपना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो है वहाँ पे मेरा जो एरिया था, बेसिकली मुझे इटावा के आसपास जो भी ओचिकेस थे, फफूंद का उधर जो एरिया था, इधर जसवंत नगर वगैरह में था, तो ये सब मेरे पास ओएचसी डिपो थे काफ़ी सारे। पीएसआई डिपो थे 2, इनका कंट्रोल था। एक इटावा में था, एक फफूंद में था। पावर सप्लाई इंस्टॉलेशन बोलते हैं पीएसआई को। और उसके बाद वहाँ पे जो एक हम लोगों को ओएचसी का पूरा मेंटेनेंस देखना होता था, उसके साथ साथ जो है हम लोगों के पास और भी चैलेंजेस थे, जैसे कि एक नया प्रोजेक्ट था जसवंत नगर में, जिसमें कि एक रोड ओवरब्रिज बन रहा था। तो हम लोगों के जो ट्रांसमिशन लाइन टावर जाते थे, क्योंकि वहाँ ट्रांसमिशन लाइन रेलवे ही मेंटेन करता था, और हम लोग 132 केवी की सप्लाई जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लेते हैं, उसकी जगह हम लोग वहाँ पर 220 केवी की सप्लाई डायरेक्ट एनटीपीसी से ले रहे थे, और उसको 132 केवी में हम अपनी ग्रिड में ही कन्वर्ट करते थे। तो एक 220 केवी टू 132 केवी जो सब स्टेशन था वो मेरे कंट्रोल में था, जो फफूंद में था, उसको ग्रिड सब स्टेशन बोलते थे। तो चूँकि वहाँ पे एक ओवरब्रिज का काम चल रहा था, तो वो चूँकि टारगेटेड वर्क था, और उसमें काफ़ी ज़्यादा मिनिस्ट्री का इंटरफेरेंस था, तो वो उसको हम लोगों को कंप्लीट कराना था कि हमारा ट्रांसमिशन लाइन टावर उससे ऊपर से जाना था। तो वो ट्रांसमिशन लाइन टावर का जो मॉडिफिकेशन का वर्क हुआ, मैंने अपनी उसमें कराया, और जो मुझको टारगेट दिया गया था कि 4 मार्च तक ये काम हो जाना चाहिए, मैंने उसमें बहुत मेहनत की। मैं डेली साइट पर जाता था, काफ़ी मेहनत करता था, पूरी चेसिंग करता था। तो मेरे प्रयास से वो काम जो है मैंने फरवरी में ही कंप्लीट करा दिया था, और उससे काफ़ी ज़्यादा उसको अप्रिशिएट भी किया गया कि ये काम जो है काफ़ी टिपिकल था, लेकिन बहुत जल्दी जो है वो टाइमली कंप्लीट हो गया था। और उसमें मुझे जो है टावर्स वगैरह के बारे में काफ़ी जानकारी मिली कि कौन से टावर कैसे लगते हैं ट्रांसमिशन लाइन के। उसके पहले मुझे इतनी जानकारी इतनी नहीं थी, कौन से ए टाइप टावर होते हैं, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, C+6, C+12, D+12। तो उस तरह की जो है काफ़ी सारे टावर्स, ट्रांसमिशन लाइन टावर्स के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिली, और उस वर्क एजुकेशन में भी मैंने काफ़ी आनंद किया। उसके अलावा जो हम लोगों के वहाँ पर जो पोस्टिंग रही मेरी, उस दौरान मैं डी कानपुर का भी काम देखा मैंने, क्योंकि वो पोस्ट खाली थी। डी टुंडला भी बीच में मैंने काम देखा 1 महीने, और इलाहाबाद में भी जो है डी टीआरडी इलाहाबाद की पोस्ट खाली थी। तो जो टेंडर कमेटी थी जो होती थी, वो टेंडर कमेटी का मैं मेंबर था, तो मैं कई बार इलाहाबाद आके जो है टेंडर फाइनलाइजेशन का काम भी उस समय देख रहा था। तो ओवरऑल वो भी काफ़ी टफ़ जॉब था, और उसमें काफ़ी टाइम डिवोट करना पड़ता था, मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता था, और कहीं भी फेलियर हो जाता था, रात में दिन में तो जाना पड़ता था। तो इससे काफ़ी मतलब उसमें हेक्टिक था, बट ओवरऑल आई एंजॉयड दैट लाइफ आल्सो। तो आज की वीडियो चूँकि लंबा हो रहा है, इतना ही। मैं आपको आगे की पोस्टिंग्स के बारे में फिर पार्ट 2 में इसकी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूँ ही जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।